क्लेब्सिएला और ब्रेवुंडीमोनस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. दूषित भोजन या जल के माध्यम से संक्रमण उत्पन्न होना। बी. मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करना। सी. जलीय वातावरण में प्रकाश संश्लेषण करना। डी. सिंथेटिक प्लास्टिक अपशिष्ट को तोड़ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्लेब्सिएला और ब्रेवुंडीमोनस यह दोनों ही बैक्टीरिया हैं जो मनुष्यों में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। वे अक्सर पर्यावरण में पाए जाते हैं जिसमें जल और मिट्टी भी शामिल है तथा भोजन को दूषित कर सकते हैं। यह दूषित भोजन या जल का सेवन करने से कई बीमारियां हो सकती हैं। वे घरेलू माइक्रोवेव में भी पनपते हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। 2. PHEIC पदनाम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन यानी IHR 2005 के अंतर्गत चेतावनी का उच्चतम स्तर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मंकीपॉक्स वायरस के कारण होने वाली वायरल बीमारी एमपॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, अतः कथन 1 सही है। PHEIC पदनाम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के अंतर्गत चेतावनी का उच्चतम स्तर है जो रोग के अफ्रीका से बाहर फैलने की संभावना को दर्शाता है, अतः कथन 2 सही है। एमपॉक्स के बारे में, यह एक DNA वायरस है जो पोक्सविरिडे परिवार से संबंधित होता है। इसमें बड़े डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। इसे मंकीपॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस की पहचान सर्वप्रथम 1958 में बंदरों में हुई थी, लेकिन अब यह मनुष्य को भी संक्रमित करता पाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है और मालदीव की लगभग 70% संप्रभु गारंटी भारतीय ऋणदाताओं की है। 2. मालदीव ने भारत के साथ मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते को मुक्त व्यापार समझौते में अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है और मालदीव के लगभग 70% संप्रभु गारंटी चीनी ऋणदाताओं की है, अतः कथन 1 सही नहीं है। मालदीव ने भारत के साथ मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते को मुक्त व्यापार समझौते में अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया है, अतः कथन 2 सही है। मालदीव यह मुख्य रूप से निचले द्वीपों का एक द्वीप समूह है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्वांटम कंप्यूटर जो एक साथ बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संसाधित कर सकते हैं, सेकंड में मौजूदा एन्क्रिप्शन को ब्रेक कर सकते हैं। 2. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रसारण को सुरक्षित करने की एक विधि है। 3. क्वांटम कुंजी वितरण 2 पक्षों को एक गुप्त कुंजी साझा करने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्वांटम कंप्यूटर जो एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में सूचना को संसाधित कर सकते हैं, सेकंड में मौजूदा एन्क्रिप्शन को ब्रेक कर सकते हैं, अतः कथन 1 सही है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करके ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने की एक विधि है, अतः कथन 2 सही है। क्वांटम कुंजी वितरण 2 पक्षों को एक गुप्त कुंजी साझा करने की अनुमति देता है जिसका प्रयोग संदेशों को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लू मून एक महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा होती है। 2. सीजनल ब्लू मून तब होता है जब एक ही खगोलीय मौसम में 4 पूर्णिमाएं होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लू मून एक महीने में होने वाली दूसरी पूर्णिमा है, अतः कथन 1 सही है। पूर्णिमा तब होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक पंक्ति में होते हैं जिसमें पृथ्वी बीच में होती है। सीजनल ब्लू मून तब होता है जब एक ही खगोलीय मौसम में सामान्यतः 3 के बजाय 4 पूर्णिमाएं होती हैं। इस क्रम में तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1. कुर्स्क क्षेत्र यूक्रेन। 2. पोक्रोवस्क रूस। 3. वारसो पोलैंड। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुर्स्क क्षेत्र रूस का हिस्सा है अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। पोक्रोवस्क यूक्रेन का हिस्सा है अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। वारसो पोलैंड की राजधानी है अतः युग्म 3 सही सुमेलित है अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2016 में भारत ने पिछले त्रिसंयोजक वैक्सीन से हटकर एक द्विसंयोजक मौखिक पोलियो वैक्सीन पर स्विच किया जिसमें केवल कमजोर टाइप 1 और टाइप 3 वायरस होते हैं। 2. निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन के विपरीत प्रतिरक्षा अक्षमता वाले बच्चों को मौखिक पोलियो वैक्सीन दी जानी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2016 में भारत ने पिछले त्रिसंयोजक वैक्सीन से हटकर एक द्विसंयोजक मौखिक पोलियो वैक्सीन पर स्विच किया जिसमें केवल कमजोर टाइप 1 और टाइप 3 वायरस होते हैं अतः कथन 1 सही है। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन के मामले के विपरीत प्रतिरक्षा विहीन बच्चों को मौखिक पोलियो वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 2. डॉक्टर BR अम्बेडकर समान नागरिक संहिता के विरुद्ध थे फिर भी संविधान की मसौदा समिति ने इस प्रावधान को शामिल किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा अतः कथन 1 सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत प्रदान करनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूसीसी प्रावधान के विरोधी नहीं थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विवाह और उत्तराधिकार पर व्यक्तिगत कानूनों को छोड़कर लगभग सभी मानवीय संबंधों के लिए समान कानून मौजूद हैं जिन्हें यूसीसी कवर करने का लक्ष्य रखता है। साथ ही कहा गया है कि इसके कार्यान्वयन पर चर्चा करने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि यह पहले से ही काफी हद तक लागू है अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50% देने का वादा करता है। 2. यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्र सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए मूल वेतन का 50% पेंशन सुनिश्चित करती है। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50% देने का वादा करता है अतः कथन 1 सही है। बता दें कि यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। कथन 1, चालू खाता घाटा जीडीपी अनुपात राष्ट्रीय लेखांकन परिप्रेक्ष्य से किसी देश की घरेलू बचत और निवेश दरों के बीच के अंतर को दर्शाता है। कथन 2, चालू खाता घाटा अर्थव्यवस्था के शुद्ध बाह्य देनदारियों में वृद्धि करता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चालू खाता घाटा जीडीपी अनुपात राष्ट्रीय लेखांकन परिप्रेक्ष्य से किसी देश की घरेलू बचत और निवेश दरों के बीच के अंतर को दर्शाता है अतः कथन 1 सही है। चालू खाता घाटा अर्थव्यवस्था की शुद्ध बाह्य देनदारियों में वृद्धि करता है अतः कथन 2 सही है।
अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 जारी की गई। 2. इस वर्ष 3 नई श्रेणियां जारी की गई हैं, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय और राज्य द्वारा वित्त पोषित सरकारी विश्वविद्यालय। 3. रैंकिंग फ्रेमवर्क 15 व्यापक मापदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 जारी की गई, अतः कथन 1 सही नहीं है। इस वर्ष 3 नई श्रेणियां जारी की गई हैं, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय और राज्य वित्त पोषित सरकारी विश्वविद्यालय, अतः कथन 2 सही है। रैंकिंग फ्रेमवर्क 5 व्यापक मापदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है। शिक्षण, सीखना और संसाधन, अनुसंधान तथा पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच एवं समावेशिता व धारणा, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. खाद्य एवं कृषि संगठन, बी. विश्व बैंक, सी. ऑक्सफैम, डी. अन्नामृता फाउंडेशन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।